इस वीडियो में हम बात करेंगे भूवैज्ञानिक समयमान की, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई है उससे लेकर आज तक के समय को किस प्रकार से अलग अलग बांटा गया है और उसके दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, इस सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का समय है लगभग 454.3 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी इतने वर्षों पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अगर आप इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखें तो आप इसको लिखेंगे बिलियंस में 4.543 बिलियन ईयर अगो। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। कभी भी आपको मिलियन में यदि आपको संख्याएं दी गई हों तो आप उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ईयर अगर ऐसे दिया हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आप 100 करोड़ से 100 से उसको मल्टीप्लाई करके करोड़ में चेंज कर सकते हैं। यदि मिलियन में हो तो 1 मिलियन में आप ध्यान रखें 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि ज़्यादातर जो ऐतिहासिक समय है वो आपको बिलियन मिलियन में लिखा हुआ मिल जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का समय है 454.3 करोड़ वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, उसको बोलते हैं इयोन। अब देखिए इनको डिवाइड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इयोन में बांटा जाता है, हिंदी में भी ज़्यादातर इसको इयोन लिखा जाता है। उसके बाद में इयोन को बांटा जाता है एरा में। एरा को फिर जो बांटा जाता है पीरियड्स में। पीरियड को बांटा जाता है एपक में और एपक को बांटा जाता है एजेज में, जिसको आप काल बोलते हैं। हिंदी में इनके लिए जैसे इयोन को तो मोस्टली इयोन ही लिखते हैं, मैंने कभी हिंदी का वर्ड इसके लिए देखा नहीं। एरा को बोलते हैं हिंदी में महाकल्प, और एरा को डिवाइड किया है पीरियड में, इसको बोलते हैं कल्प। और एपक है, इसको बोलते हैं हिंदी में युग। और एज है, इसको बोलते हैं हम काल। यानी सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय को इयोन में बांटा गया है, इयोन को फिर एरा में बांटा जाता है, एरा को फिर पीरियड में, पीरियड को एपक में और एपक को एज में बांटा जाता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से अब तक के समय को 4 इयोन में बांटा गया है। अब वो 4 इयोन क्या हैं अभी हम देखते हैं। इयोन्स, यानी जो इयोन है आपके, ये 4 भाग अब तक के हैं। इसमें हम देखते हैं, अभी मैं इसका एक डायग्राम सा बनाता हूं। इस प्रकार से अब देखिए 4 इयोन हैं, उनका पहले नाम देखिए आप। पहला है हेडियन, हेडियन इयोन। दूसरा है आपका आर्कियन, आर्कियन सी है ये। तीसरा है प्रोटेरोजोइक, और चौथा है आपका फेनेरोजोइक। जो अब अपना इयोन चल रहा है वो है फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप इसको, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, फेनेरोजोइक। सबसे पहला हेडियन इयोन है। अब इनका मैं लगभग टाइम पीरियड बता दूं, लगभग है ये, कुछ ईयर्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपको अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, तो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है 454.3 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 390 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है हेडियन इयोन का। आर्कियन इयोन का समय है, ये कभी वो भी 400 करोड़ भी आ जाता है। 390 से 250 करोड़ वर्ष पूर्व, ये समय है आर्कियन इयोन का। प्रोटेरोजोइक इयोन है, ये 250 करोड़ से लगभग है आपका 54 करोड़ वर्ष तक। 250 करोड़ से
54 करोड़ वर्ष पूर्व, और फेनेरोजोइक इयन है वो आपका 54 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक चल रहा है। ये कंटिन्यू अब तक। तो ये इयन्स को चार इयन्स हैं अब तक के, जो पृथ्वी का उत्पत्ति का समय है उससे लेकर आज तक के समय को 4 इयन्स में बांटा गया है। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। इनकी हम अलग अलग बातें करेंगे और सबसे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे फेनेरोजोइक की, क्योंकि ये अब तक चल रहा है। अभी हम फेनेरोजोइक इयन में हैं। हेडियन इयन है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि उस दौरान पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। तो एक तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उस समय कोई जीवन नहीं था, यानी किसी भी प्रकार का जीव उस समय के दौरान नहीं था। अब तक ऐसा कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है। फिर इसका नाम हेडियन क्यों है? सबके नामों के बारे में हिस्ट्री नहीं पता कर सकते हैं हम, क्योंकि फिर बहुत ही डिटेल हो जाता है। हेडियन का नाम हेड है, वो हेडिस से आया है, हेडिस वर्ड से आया है। ये एक यूनानी देवता था, ग्रीक गॉड, लेकिन ये देवता भी किनका था? बुरे लोगों का देवता। ये एक ग्रीक मतलब यूनानी, ग्रीक गॉड था। और किसका? गॉड ऑफ द डेड, ग्रीक गॉड ऑफ द डेड, इसको बोलते थे गॉड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का देवता इसको बोलते थे। दूसरा इसका एक और नाम भी आता है कि हेड्स को और क्या कहते थे? किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। हेड्स है उसको बोलते थे किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। तो ये है हेड, सब इससे आया है क्योंकि उस समय पृथ्वी पर वातावरण बहुत गर्म था, ज्वालामुखी फटते रहते थे, और इसके अलावा पृथ्वी पर जो और सोलर सिस्टम बॉडीज थी उनसे टक्कर होती रहती थी, यानी सौर पिंडों, उल्काओं की टक्कर पृथ्वी से जारी रहती थी। तो पृथ्वी पर स्थिति ऐसी थी, नरक जैसी, नारकीय, हेलिश लाइक कंडीशन थी पृथ्वी पर उस समय। हेलिश यानी नरकीय स्थितियां थी, नारकीय स्थिति आप कह सकते हो। इसलिए इस गॉड से संबंधित होकर इसका नाम दिया है हेडियन, क्योंकि ये गॉड ऑफ द डेड था, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेडियन। तो ये हेडियन इयन सबसे पहला इयन है, पृथ्वी के 4 इयन में बांटा गया है अब तक के समय को, उसमें पहला इयन है हेडियन। अब हम बात करते हैं, इस दौरान की हमने बात की कि कोई जीवन यहाँ उपलब्ध नहीं था इस समय, किसी प्रकार के जीव की कोई भी अवशेष, कोई भी फॉसिल यानी जीवाश्म नहीं मिला है अब तक का। और इसके दौरान पृथ्वी पर बमबारी टाइप होता रहता था, हैवी बॉम्बार्डमेंट, क्योंकि ज्वालामुखी फटते रहते थे और अन्य जो सोलर पिंड हैं, उल्काएं हैं, उनसे टक्कर पृथ्वी पर होती रहती थी। अब बात करते हैं दूसरे इयन की, आर्कियन इयन, या हिंदी में इसी का ही रूप ऐसे लिखा हुआ आता है आर्कियाई। आर्कियाई इयन 390 से लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो आर्कियाई इयन के दौरान का माना गया है। इस दौरान भी पृथ्वी क्या है? गर्म थी, हॉट वेदर और वेट कंडीशन थी। इस समय बहुत ही गर्म थी पृथ्वी, और समुद्र हैं उनका जल भी बहुत गर्म रहता था। फिर इसके अलावा पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट अब भी होते रहते थे, और उसके कारण बहुत ज़्यादा राख फैली बाद में, और उस राख फैलने के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कम पहुंची, और उसके कारण लगातार बारिश होती रही और बिजली चमकती रही, यानी कई वर्षों तक इसी प्रकार का मौसम रहा, यानी बहुत बारिश हुई, बिजलियां चमकती रही। तो ये स्थिति ही आर्कियाई पीरियड के, आर्कियाई इयन के दौरान, सॉरी पीरियड एज बोल देंगे हम, गलत हो जाएगा वो, तो आर्कियाई इयन के दौरान ऐसी स्थिति थी। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर आर्कियाई इयन के दौरान जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। जीवन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य जानवर आ गए थे, छोटे मोटे बैक्टीरिया थे, जो आप शैवाल होती है आपका एल्जाई में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं शैवाल में, उन बैक्टीरिया की उत्पत्ति इस दौरान हुई है। और आपको पता है किसी भी प्रकार की लाइफ के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का स्रोत था सिर्फ, पेड़ पौधे तो थे नहीं, तो ऑक्सीजन का स्रोत सिर्फ था प्रकाश संश्लेषण। उसके द्वारा ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी आणविक ऑक्सीजन मिल सकती थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका पता कैसे चलता है, 350 करोड़ से 370 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें हैं, अवसादी शैल चट्टानों के अवशेष मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, और उनकी आयु का पता लगाने पर वो लगभग 350 से 370 करोड़ वर्ष पूर्व तक की वो चट्टानें हमें मिलती हैं। और ये चट्टानें धारीदार अवसादी शैल कैसे बनती थी, साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का शैवाल ही है, साइनोबैक्टीरिया थे और उनकी परत के ऊपर परत जम जाने के कारण इस प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होकर और उनकी परत दर परत बन जाती थी। आपको देखने से पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई बैक्टीरिया है, आपको ऐसे लगेगा कि कोई पत्थर है। अभी आप फोटो देख सकते हैं इसमें साइड में। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हुआ करता था और उस एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव की परत के ऊपर परत जमने से इस प्रकार की धारीदार अवसादी चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। अभी आप इसका चित्र देख सकते हैं। तो ये सारी बात है हमारी आर्कियाई इयोन की। फिर उसके बाद में है प्रोटेरोजोइक इयोन, 250 करोड़ से 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आर्कियाई में आप एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक कोशिकीय जीव यहाँ पर हमें मिलते हैं, सिंगल सेल वाले जीव मिलते हैं हमें, एक कोशिकीय जीव। अब प्रोटेरोजोइक जो इयोन है आपका, इस इयोन के दौरान एक से अधिक कोशिका वाले जीव यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, हमें सबूत मिलते हैं इस बात के कि इस दौरान एक से अधिक कोशिका वाले जीव पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए थे। एक से अधिक कोशिका वाले जीव। इसके अलावा यहाँ पर 2 आइस एज देखने को मिलती हैं, यानी 250 करोड़ से 54 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय। देखो लगभग 200 करोड़ साल का समय हो जाता है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है। इस दौरान 2 आइस एज, पृथ्वी पर अब तक बहुत सारी आइस एज आए हैं। लास्ट आइस एज है वो लगभग आपकी 10-12 हजार साल पूर्व खत्म हुई है। हम फेनेरोजोइक में पढ़ेंगे उसको विस्तार से। तो इस दौरान 2 आइस एज आई, यानी 2 बार पृथ्वी पर क्या है, लगभग पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम गई थी। तो ये था आपका प्रोटेरोजोइक पीरियड। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए बातें नहीं है। ज़्यादा विस्तार से हम पढ़ेंगे अब फेनेरोजोइक इयोन को, जो लगभग 54 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक चला आ रहा है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 इयोन, इनमें से 3 इयोन की हम बात कर चुके हैं। इनके बारे में ज़्यादा जिक्र हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं और तब तक क्या है, एक कोशिकीय और 2 कोशिका, एक से ज़्यादा कोशिकाओं वाले जीवों के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। हेडियन में तो कोई जीव थे ही नहीं। तो ये जो इसमें भी इनको इयोन, ये जो 3 इयोन की मैंने बात बताई है, इनको अलग अलग एरा में, पीरियड में, एपक में, एज में बांटा गया है, लेकिन उनमें कुछ माइनर सी चीज़ें अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हम इसके एरा, पीरियड, एपक और एज की बात नहीं करेंगे। उनमें बहुत सारे फिर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकती एक वीडियो में। अब हम बात करते हैं फेनेरोजोइक इयोन की, जो हमारा अब जो इयोन चल रहा है फेनेरोजोइक इयोन। यहां से हम शुरुआत करते हैं फेनेरोजोइक इयोन की। फेनेरोजोइक इयोन के दौरान, ये जो फेनेरोजोइक इयोन है इसको हिंदी में कहते हैं, वैसे हिंदी में नाम लिख देना चाहिए था मेरे को, इसको दृश्यजीवी इयोन। दृश्यजीवी इयोन। इस दृश्यजीवी इयोन को 3 एरा में बांटा गया है, यानी 3 महाकल्पों में इसको विभाजित किया गया है। वो 3 महाकल्प क्या है, अभी हम विभाजित करते हैं इसको। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी इसकी। अब देखिए वो 3 एरा कौन से हैं, इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम बताऊंगा मैं आपको। पहला एरा है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको सारी बातें बताने का मैं प्रयास करूंगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। दूसरा है आपका मेसोजोइक एरा। और तीसरा है आपका सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा। हिंदी में इनको कहते हैं पुराजीवी एरा को, तो आपको पता है महाकल्प कहते हैं, मैंने पहले बताया आपको। पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नूतनजीवी महाकल्प।
पुराजीवी महाकल्प, यह है आपका मध्यजीवी महाकल्प, और तीसरा है आपका नूतनजीवी महाकल्प। यहां एरा हम लिख देते हैं। अब इनका टाइम पीरियड क्या है? जैसा अभी हमने देखा था पीछे कि आपका फेनेरोजोइक ईयन है वो 54 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक का समय फेनेरोजोइक ईयन में बांटा गया है, यानी दृश्यजीवी ईयन में। तो इसका समय लगभग 54 करोड़ से, या कभी कभी आपको 54.1 करोड़ मिल जाता है। तो इसका समय हो गया 54 करोड़ से लगभग 25 करोड़ या 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है ये। दूसरा है आपका मेसोजोइक या मध्यजीवी, ये समय है 25.2 करोड़ से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय। 25.2 से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व। और सेनेरोजोइक, अब आप ये जो सेनोजोइक है ये आप समझ ही गए होंगे, 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से अब तक चल रहा है ये लगातार, वर्ष पूर्व से अब तक। ये यानी अब हम ईयन की बात करें तो हम फेनेरोजोइक ईयन में यानी दृश्यजीवी ईयन में अभी हैं, और एरा की बात करें तो अभी हम सेनोजोइक एरा में। इनको भी आप आगे और भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। हालांकि एपक और एज तक क्लासिफिकेशन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इनको पीरियड्स में जरूर डिवाइड करें। अब पहला है आपका पैलियोजोइक एरा यानी पुराजीवी महाकल्प। इस महाकल्प को मैंने आपको बताया एरा को बांटते हैं पीरियड में, यानी महाकल्प को कल्प में बांटते हैं। तो ये 6 आपके पीरियड में बटा हुआ है। पहला है आपका कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड। दूसरा है ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन पीरियड। तीसरा है सिल्यूरियन, हिंदी में इनको इसी प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ऑर्डोविशियन को ऑर्डोविशियाई लिख देते हैं, सिल्यूरियन को सिल्यूरियाई लिख देते हैं। चौथा है डेवोनियन। पांचवा है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस। छठा है पर्मियन। ये 6 पीरियड्स में इस एरा को यानी पैलियोजोइक एरा को बांटा गया है। अब इनके दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई वो हम देखते हैं। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड, यहाँ मेरे को दाईं तरफ ले जाना पड़ेगा मेसोजोइक के नीचे तक, फिर हम इसको मिटा के फिर मेसोजोइक की बात करें। कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन जो आपका पीरियड है, इसके दौरान अकशेरुकी यानी बिना मेरुदंड वाले जीवों का उदय हो चुका था, यानी जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हो चुकी थी। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो दोनों पीरियड हैं इस दौरान के समय को बोलते हैं हम एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीवों का समय। इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी यानी जिनमें मेरुदंड नहीं होता, आपकी जो स्पाइन है वो नहीं होती उन जीवों में, ऐसे जीवों की। दूसरा यहाँ पर इसके दौरान सबसे पहले आपको मछलियों का उदय दिखाई देता है। ये जो आपको कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन पीरियड है, इनका भी इनको अलग अलग समय में बांटा गया है, तो सबका एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता। फर्स्ट फिशेज यानी इस दौरान सबसे पहले मछलियों की उत्पत्ति हुई। फिर अगर हम बात करें सिल्यूरियन और डेवोनियन, इन दोनों पीरियड्स में इस पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिशेज, एज ऑफ फिशेज यानी इसको मछलियों का युग आप कह सकते हैं।
एज ऑफ फिशेज, यानी इस दौरान बहुत सारी मछलियां हैं वो पृथ्वी पर, यानी पानी जहां पर भी था समुद्रों में, वहां पर मछलियों की उत्पत्ति हुई। तो इसको एज ऑफ फिशेज कहा जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वी पर प्लांट, यानी जो पौधा है वो धरती के ऊपर सबसे पहले पौधा यहाँ पर, तो फर्स्ट लैंड प्लांट आप कह सकते हैं इस दौरान, फर्स्ट लैंड प्लांट। इससे पहले जो भी पौधे थे वो समुद्र के अंदर ही थे, पानी के अंदर जो पौधे उगे थे वही थे। इस दौरान सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड है, इसके दौरान सबसे पहले पृथ्वी पर पौधे उगने शुरू हुए। फिर है कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इन दोनों के दौरान बात करें, इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस आई है ये। एम्फीबियन बोलते हैं आपके जो उभयचर होते हैं, यानी जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उभयचर। तो उस प्रकार के जीव बहुत ज्यादा पृथ्वी पर इस दौरान हुए, उभयचर, एम्फीबियंस। ये जो समय है आपका, जैसे ये पीरियड आपका कार्बोनिफेरस का, कार्बोनिफेरस, कार्बन से आप समझ गए, कार्बन जो होता है वैसे उसी से संबंधित है ये। तो इस दौरान के सबसे पुराने कोयला मिलता है आपको, यानी वहां उस समय आपके पेड़ थे वो बाद में पृथ्वी पर हुई हलचलों के कारण नीचे दब गए और लंबे समय में दबाव और तापमान के कारण उनका कोयला बन गया। तो इस कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम का आपको कोयला मिलता है जमीन में अब। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इसके संबंध में कि कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान का हमें मिलता है कोयला, सबसे पुराना कोयला इस दौरान का हमें मिलता है। फिर जैसे मैंने इसमें बताया कि यहाँ पर ये उभयचरों का समय है, यानी उभयचरों की एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं इसको, यानी बहुत सारे उभयचर इस दौरान के हो गए। तो इससे हम ये समझते, उभयचर का मतलब जो पानी में भी रह सकें और जमीन पर भी रह सकें। तो हम कह सकते हैं कि जीवन जमीन पर है वो प्रथम जीवन इस दौरान हुआ। आप कह सकते हैं पैलियोजोइक एरा के दौरान जमीन पर प्रथम जीवन हुआ। इससे पहले जीवन कहाँ पर है, समुद्र के अंदर, और अब जीवन है वो कहाँ पर आ गया है, जमीन पर आ गया है, यानी जमीन पर रहने वाले जीव हो गए हैं। इसके अलावा शुरुआती रेप्टाइल्स, यानी रेंगने वाले सरीसृप जिनको बोलते हैं, वो भी इस दौरान हमें मिलते हैं। किस दौरान, ये जो आपका पैलियोजोइक एरा है इसमें आपको क्या मिलते हैं, फर्स्ट रेप्टाइल्स, वो भी लास्ट में इसके कार्बोनिफेरस या पर्मियन के दौरान। फर्स्ट रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव, सरीसृप जिनको आप बोलते हैं, वो भी सबसे पहले इस दौरान आते हैं और बाद के एरा में ये बढ़ते जाएंगे जब हम मेसोजोइक की बात करेंगे। तो ये तो थी कुछ बातें, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर जगह कर लेता हूँ। कुछ और बिंदु हैं इसमें, यानी अब तक के इतिहास में 5 बार बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्तीकरण। अभी भी प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण या कुछ बड़े परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर अब तक 5 बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि जब बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई, बहुत सारे जीव एक साथ मारे गए। उसमें सबसे पहला था, ये मैंने क्या कर दिया, वो भी मिटा दिया, एक मिनट, ये कार्बोनिफेरस और ये नाम तो 6 हमें चाहिए अभी, ये मिटा देते हैं सिर्फ। तो सबसे पहला जो आपका एक्सटिंक्शन हुआ, मास एक्सटिंक्शन, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन, वो हुआ है आपका ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन टाइम में। ये जो ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन टाइम है, इस दौरान पृथ्वी पर सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन यानी बड़े स्तर पर विलुप्तीकरण हुआ प्रजातियों का। विलुप्तीकरण, और इसका कारण ये था कि बहुत सारी बर्फ है वो जमीन पर जम गई थी, यानी आइस एज आ गया था एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ग्लेशिएशन के कारण बर्फ जम गई और समुद्र का स्तर कम हो गया और वातावरण बदलने के कारण बहुत सारी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो गई। तो ये जो समय है ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन टाइम है, ये सिल्यूरियन है, देखिए ये इसका एन कट गया था, सिल्यूरियन टाइम है। इस दौरान फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ, बड़े स्तर पर प्रजातियां विलुप्त हुई।
ये मास एक्सटिंक्शन की बात ही आ गई तो मैं और बता देता हूँ। 5 मास एक्सटिंक्शन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जिसमें जो भी मास एक्सटिंक्शन आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने पैलियोजोइक एरा के दौरान देखा। यानी सबसे पहले इस दौरान क्या क्या अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले बहुत सारे जानवर इस दौरान हो गए, जीव हो गए। इसके बाद में इसके मध्यकाल में पहुंचे, यानी बीच के समय में पहुंचे हम सिल्यूरियन और डेवोनियन के दौरान। तो उस दौरान मछलियां बहुत संख्या में यहाँ पर पृथ्वी पर हो गई, समुद्रों के अंदर। और फिर इसके लास्ट में आते आते यहाँ पर उभयचर यानी जमीन और जल दोनों में रहने वाले जीव बहुत सारे पृथ्वी पर हो गए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसके अंतिम जो पीरियड्स हैं कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इस दौरान रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा हो गए, रेप्टाइल्स की शुरुआत हो गई, यानी सरीसृप रेंगने वाले जीवों की। रेप्टाइल्स की संख्या बढ़ेगी मेसोजोइक एरा में, यहाँ होती है सिर्फ इनकी शुरुआत। इसके अलावा हम देखते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान के हमें कार्बन के बड़े भंडार मिलते हैं, कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार अब हमें मिलते हैं। अब तक जो पृथ्वी है इस पर इतनी बार जलवायु परिवर्तन हो चुका है, इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि आप देखेंगे कि पता नहीं कितनी बार पृथ्वी पर जहाँ समुद्र है वहाँ पर अब पहाड़ हो चुके हैं, जहाँ अब पहाड़ है वहाँ कभी रेगिस्तान था, जहाँ अब आप सारा रेगिस्तान देखते हैं वहाँ पर कभी आप पढ़ेंगे भूगोल में तो आप जानेंगे कि अब जो सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर, वहाँ कभी मानसूनी वर्षा वाले वन हुआ करते थे, यानी बहुत बारिश होती थी वहाँ पर और घने पेड़ हुआ करते थे, और अब वहाँ पर मरुस्थल है। तो परिस्थितियाँ बहुत बार बदली हैं। तो पुराने समय में जहाँ पेड़ हुआ करते थे वो दब गए, बड़े बड़े जंगल, और उनसे लंबे समय में लाखों करोड़ों वर्ष में कोयला बन गया उनका। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसके दौरान और होगी, ये जो पर्मियन पीरियड है आपका, इस दौरान पेंजिया बना। यदि आपको नहीं पता है कि पेंजिया क्या है तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप चैनल में एक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। पेंजिया, अब आप देखते हैं अपनी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागरों की बात करते हैं हम, कभी कभी 4 भी बता देते हैं, क्योंकि जो अंटार्कटिका है उसके बारे में ये कह देते हैं कि ये महाद्वीप में भी शामिल कर दिया जाता है और समुद्रों में भी शामिल कर दिया जाता है, इसलिए कभी कभी समुद्रों की सूची से हटा भी देते हैं। लेकिन सामान्यतः हम ये मानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ये एक ऐसा समय था पर्मियन पीरियड के दौरान कि 7 महाद्वीप जो अब हम देखते हैं उन सबको मिलाकर एक महाद्वीप बन गए थे, बिल्कुल पास पास आ गए थे। वो कब बने थे, कब टूटे थे, टूटने का जिक्र तो मेसोजोइक एरा में अभी आएगा, लेकिन उसका सारा अगर आपको सार जानना है तो आप दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो इस दौरान पेंजिया बना, एक महाद्वीप, पूरी दुनिया के सभी महाद्वीपों को मिलाकर जितने भी स्थल खंड थे वो जुड़कर एक हो गए और उनसे बना पेंजिया। और उसके चारों ओर पानी बच गया तो वो एक ही महासागर बचा, उसको बोलते थे पेंथालासा। पेंथालासा, ये ओशियन महासागर उस समय बना। तो पेंजिया और पेंथालासा, पेंजिया है एक महाद्वीप, पूरी दुनिया के सभी महाद्वीपों को मिलकर एक महाद्वीप बन गया, और पेंथालासा एक ही समुद्र उस दौरान, क्योंकि एक ही जगह लैंड होगी, सारी जमीन एक जगह इकट्ठी होगी, महाद्वीप एक ही बचेगा, तो उसके चारों ओर पानी भी से भी समुद्र एक ही बनेगा, उसको बोलते थे पेंथालासा। इंग्लिश में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पेंथालासा, ये है ये लास्ट में। ये लगभग मुख्य बातें मैंने बताने का प्रयास किया। वैसे तो देखिए 54 करोड़ से 25 करोड़ साल की बात करें तो 25 करोड़ साल में हम 5 मिनट में तो 25 करोड़ साल को बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो मुख्य बातें हैं मैंने उसको बताने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं आपके मध्यजीवी महाकल्प की। तो उससे पहले मैं यहाँ थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ मध्यजीवी महाकल्प के लिए। मध्यजीवी महाकल्प, इसको मुख्यतः 3 पीरियड्स में बांटा गया है। पहला जो पैलियोजोइक एरा था इसको 5-6 पीरियड्स में बांटा गया है, और इन 6 पीरियड्स को फिर एपक और एज में भी बांटा गया है। उसकी डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फिर वो 10 घंटे का वीडियो होगा कोई। मेसोजोइक एरा, तो हम सिर्फ पीरियड्स की बात कर रहे हैं। एपक की हम बात करेंगे सिर्फ लास्ट में, जो हमारे अब चल रहे हैं, लास्ट जो एरा है आपका सेनोजोइक, उसमें हम कुछ बात करेंगे डिटेल में। मेसोजोइक एरा, तो इस दौरान के हम बात करेंगे अब 3 पीरियड्स की। फर्स्ट है आपका ट्राइएसिक। ट्राइएसिक हिंदी में भी इसको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख रखा है इस प्रकार से, ट्राइएसिक। और ये पीरियड है आपका ट्राइएसिक पीरियड, यानी
ट्राइएसिक कल्प कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा है इसका जुरासिक। जुरासिक नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। जुरासिक पार्क नाम की आपने फिल्म भी देखी होगी जिसमें डायनासोर के बारे में है। उसकी कितनी कड़ियाँ हैं वो तो मेरे को पता नहीं, कितनी फिल्में हैं, एक तो ज़रूर है। तो इस दौरान निश्चित रूप से हम बात करेंगे डायनासोर्स की। तीसरी है, इस दौरान जो तीसरा पीरियड है विभाजित किया गया है वो आपका है क्रिटेशियस बोलते हैं उसको, CRETACEOUS, क्रिटेशियस। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं क्रिटेशियस, और ये है जुरासिक। इन 3 पीरियड्स में इसको मेसोजोइक एरा को बांटा गया है। कौन सा ईओन है ये? लास्ट ईओन फेनेरोजोइक या दृश्यजीवी ईओन है चौथा। उसमें हमने 3 एरा में बांटा। उसमें दूसरा एरा है मेसोजोइक एरा जो 25.2 करोड़ से 6.6 करोड़ वर्ष पुराना है, कि जो समय है उसको हमने मेसोजोइक एरा बताया है। और उसमें हमने 3 पीरियड बांटे हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसके दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, ये जो पूरा ही एरा है मेसोजोइक एरा, इसको आप एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल सकते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीवों का इस दौरान बहुत ज़्यादा बहुतायत में संख्या इनकी रही, तो इसको आप बोल सकते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसके अलावा सबसे पहले इस मेसोजोइक एरा के दौरान पक्षियों की जानकारी हमें मिलती है। फर्स्ट बर्ड्स, पहले पक्षी इस एरा के दौरान, मेसोजोइक एरा के दौरान पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। इसके अलावा डायनासोर, बहुतायत में डायनासोर रहे हैं। डायनासोर कोई कल्पना की बात नहीं है, ऐसे जीव रहे हैं। उनके हमें अवशेष भी मिलते हैं, पुराने फॉसिल्स भी मिलते हैं, उससे उनके आकार का पता चलता है। तो डायनासोर बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत होती है मैमल्स की। ये बड़े स्तनपायी जीव हैं, जिसमें अब हमारे जो हाथी हैं वो तो बाद के समय के हैं, उससे पहले बड़े दांतों वाले हाथी भी आपने चित्र आपको दिखाऊंगा मैं, मैमथ जिसको बोलते थे, या और जो बड़े इस प्रकार के जीव थे वो मैमल्स। इसकी शुरुआत होती है दृश्यजीवी ईओन के दौरान। तो इस दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं में हो गई, पहली बार यहाँ पर पक्षियों की उत्पत्ति हुई है। डायनासोरों का यहाँ पर एज इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में डायनासोर पृथ्वी पर इस दौरान मौजूद रहे। और इसके अलावा मैमल्स की शुरुआत हुई यहाँ पर पृथ्वी पर। मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों की शुरुआत होती है। एक मैंने आपको अभी बताया था मास एक्सटिंक्शन यानी बड़ी संख्या में विलुप्तीकरण पहली बार, उसमें हमने देखा था वो हुआ था आपका ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन टाइम में। ऑर्डिविशियन सिल्यूरियन टाइम में आपका हुआ फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन। दूसरा मास एक्सटिंक्शन आपका आ जाता है एक बीच में। थर्ड है वो पर्मियन ट्राइएसिक है, बहुत बड़ा है दुनिया में, द ग्रेट डाइंग उसको बोलते हैं। दूसरा इस दौरान एक और हुआ था सेकंड मास एक्सटिंक्शन लेट डेवोनियन में। ये जो आपका डेवोनियन पीरियड है इसके अंतिम वर्षों में सेकंड मास एक्सटिंक्शन हुआ था आपका। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रजातियाँ विलुप्त हुई, जीव मरे पृथ्वी के ऊपर। उसका हालांकि कारण अनक्लियर है। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर आइस एज आ गया था, बर्फ जम गई थी, समुद्र का जलस्तर भी कम हो गया था। दूसरा जो है सेकंड, इसका कॉज पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि अभी तक पता नहीं लगा पाए कि पूरी तरह क्या कारण रहा होगा इस सेकंड मास एक्सटिंक्शन का, लेकिन बड़ी संख्या में प्रजातियां उस समय विलुप्त हुई थी। शायद ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था या समुद्र का स्तर नीचा हो गया था, ऐसे कुछ कारण रहे होंगे। तीसरा जो आपका मास एक्सटिंक्शन है, बड़ी मात्रा में जो विलुप्तीकरण हुआ है, थर्ड, वो होता है आपका पर्मियन ट्राइएसिक काल में, यानी पर्मियन के लास्ट ईयर्स और ट्राइएसिक के शुरुआती ईयर में। ये जो पर्मियन पीरियड है इसके लास्ट के साल और ट्राइएसिक के शुरुआती सालों के दौरान, तो इसको बोलते हैं पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन। पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन यानी पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्तीकरण। ये अब तक के पृथ्वी के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा विलुप्तीकरण है। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि 90 से 95% मौजूद जीवों की
या मृत्यु हो गई थी, यानी उस दौरान जितने पृथ्वी पर जीव थे उसके 90 से 95% जीव मर गए थे। इसलिए इसको अभी तक जितने भी ये आपके मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, किसी में 60%, किसी में 70%, किसी में 75% जरूर प्रजातियां विलुप्त हुई हैं, लेकिन इस दौरान 90 से 95% प्रजातियां विलुप्त हो गई, या कह सकते हैं आप ऐसे इतने जीव मारे गए। तो इसको इसलिए कहते हैं द ग्रेट डाइंग, द ग्रेट डाइंग बोलते हैं इसको, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे जीव मारे गए। 90 से 95% लाइफ है वो अर्थ पर डिसअपियर हो गई। ये हम यहाँ पर आ गए हैं थर्ड मास एक्सटिंक्शन पे। फोर्थ मास एक्सटिंक्शन है वो आपका होता है ट्राइएसिक जुरासिक, यानी ट्राइएसिक के लास्ट सालों में और जुरासिक के शुरुआती सालों में, इन दो पीरियड्स के बीच में यहाँ पर आपको मिलता है फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, यानी चौथी बार ऐसा पृथ्वी पर हुआ कि बड़ी संख्या में प्रजातियां विलुप्त हुई। और फिर बाद में आपका पांचवा जो मास एक्सटिंक्शन है वो क्रिटेशियस, और जो सेनोजोइक का पहला आएगा आपका अभी आ जाएगा पैलियोजिन। तो क्रिटेशियस पैलियोजिन में आपका पांचवा मास एक्सटिंक्शन होता है, पांचवी बार प्रजातियां बड़ी संख्या में विलुप्त होती हैं, जीव मारे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले, जो अब हम जिस एरा में हैं, सेनोजोइक एरा की। सेनोजोइक एरा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नूतन जीवी महाकल्प। इसको कभी कभी 3 भागों में, 3 पीरियड्स में बांटा जाता है, कभी कभी 2 पीरियड्स में बांटा जाता है। तो मैं दोनों ही बारे में आपको बता देता हूँ। 2 पीरियड्स में तो इस प्रकार इसको बांटते हैं, ये इसके 2 पीरियड में, एक है टर्शियरी और एक है क्वाटरनरी। टर्शियरी यानी हिंदी में इसको कहते हैं तृतीयक, और दूसरा है क्वाटरनरी यानी चतुर्थक, हिंदी में इसको बोलते हैं। अब कभी कभी टर्शियरी के लिए, टर्शियरी को 2 भागों में पहले से ही, ऐसा नहीं कि इसके, ये तो है पीरियड, इसके एपक नहीं, पीरियड ही 2 अलग अलग बांट दिए जाते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं इन 2 से मिलकर, एक तो इसका नाम है आपका पैलियोजिन और दूसरा है नियोजिन। यानी टर्शियरी के स्थान पर ये जो सेनोजोइक ईरा है इसके लिए 3 पीरियड लिखते हैं। कौन कौन से? पैलियोजिन पीरियड, नियोजिन पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ये पीरियड आपके एरा को बांटते हैं पीरियड में। टर्शियरी जो पीरियड है इसके स्थान पर 2 अलग अलग पीरियड के नाम आते हैं, एक है पैलियोजिन और दूसरा है आपका नियोजिन। ये 2 पीरियड भी कभी कभी लिखे हुए आते हैं। अब इस दौरान ये हमारा सेनोजोइक एरा है, जिसमें हम ये जो पृथ्वी आज के समय की है ये सेनोजोइक एरा माना जाता है। और अगर हम इनके पीरियड की बात करें तो अब हम कौन से में हैं? क्वाटरनरी पीरियड में। क्वाटरनरी पीरियड के बाद में भी हम एपक में कौन से में हैं और एज में कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। टर्शियरी पीरियड में ये आपका कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स, यानी स्तनपाइयों का काल है ये, एज ऑफ मैमल्स, स्तनपाइयों का काल। यानी आज के समय जो हमारे स्तनधारी हैं उनसे भी बहुत बड़े बड़े आकार के जीव इस दौरान पृथ्वी पर मौजूद थे, शुरुआती सेनोजोइक एरा के शुरुआती काल में, टर्शियरी में। ये भी लास्ट तक भी आपको, अब जो हाथी देखते हैं, मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा अभी, बड़े दांतों वाला हाथी, मैमथ जिसको बोलते थे, आज के हाथी से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था वो, और वो अभी लास्ट में ही कुछ 1000 वर्षों पहले ही खत्म हुआ है। जब उसके, अब के हाथी के तो आप देखते होंगे ज़्यादा बाल ही नहीं दिखाई देते। उस समय का जो हाथी था वो बर्फ में रहने का आदी था, और उसके शरीर पर जैसे आप ध्रुवीय भालू के बाल देखते हैं ऐसे गहरे बाल हुआ करते थे उसके शरीर पर। और आज से 10,000 साल पहले जब क्लाइमेट चेंज हुआ, आइस एज थी लास्ट, अभी हम बात करेंगे क्वाटरनरी में, उसके बाद में आइस एज के बाद में पृथ्वी गर्म होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हुई, और इसमें मैमल सबसे ज़्यादा थे, बड़े बड़े स्तनपाई हैं वो विलुप्त हो गए। तो टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड में सबसे पहला तो ये क्या है, ये जो आपका काल है ये स्तनपाइयों का काल है, टर्शियरी पीरियड। फिर यहाँ पर एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, यानी डायनासोर्स का विलुप्तीकरण हो जाता है। एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स।
इनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, यानी विलुप्तिकरण हो जाता है। इसके अलावा और भी कई प्रजातियां इस दौरान विलुप्त हो जाती हैं। एक सॉरी, मैं पीछे इसका भूल गया था, ये जो आपका मेसोजोइक एरा था, ये मैंने इसमें आपको बताया था कि ये डायनासोर का काल था। एक नाम और आता है टेरोसोर, पी से शुरुआत होती है उसकी, वैसे पी साइलेंट है। ये नीचे लिख देता हूँ मैं, TEROSAUR, टेरोसोर्स, इनको टेरोसोर बोलते थे। ये डायनासोर जैसे से कुछ दिखते थे, या इनको वैसे आपको कभी इसका मीनिंग देखोगे तो आपको उड़ती हुई छिपकलियां, उड़ने वाली छिपकलियां लिखा होता है। तो आज की छिपकली जैसा मत सोचना, बहुत बड़ा जीव होता था ये। कभी कभी तो इसके जो पंखों का फैलाव है वो लगभग 25-30 फुट तक भी होता था, 8-7 फुट से लेकर और 25 फीट तक इनके पंखों का फैलाव होता था। यानी दोनों पंखों को फैलाने पर 25 फीट 30 फीट दूरी भी कवर कर लेते थे, इतनी बड़ी ये होते थे उड़ने वाले, यानी इनके पंख होते थे। ये जो आपका मेसोजोइक एरा था, इसके लास्ट में आते आते ये विलुप्त होने लग गए या लगभग विलुप्त हो गए। आप देखिए, ये ऐसा काल है कि आप किस पर निर्भर हैं। इतिहास, इस पुराने समय का इतिहास है, हमें जो अवशेष मिलते हैं उस पर निर्भर है कि उस पुराने समय का हमें कोई जीवाश्म मिल जाए और उस जीवाश्म में हम पता लगा लें कि ये किस जीव का है और कितना पुराना है। पुरानी वस्तुओं को जो जांच करने की विधियां हैं उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, कि कौन कौन सी। कार्बन डेटिंग तो आप सभी जानते हैं, कार्बन 14 से, उसके अलावा भी बहुत से हैं, क्योंकि इतना पुराना है वो कार्बन डेटिंग से पता नहीं चल पाता। तो उन सब वीडियो के बारे में अलग से बात करेंगे। लेकिन हम सब निर्भर हैं जीवाश्म पर, कि उस पुराने समय के अवशेष मिल जाए, उससे हम पता लगा लें कि ये कितना पुराना है। उससे निर्धारित होता है कि इस दौरान डायनासोर रहे हैं, इस दौरान टेरोसोर रहे हैं, इस दौरान पक्षी रहे हैं, उससे पता चलता है। तो आपको कोई ये कह दे, मैं ये कह रहा हूँ कि मेसोजोइक एरा में टेरोसोर हैं वो लगभग विलुप्त हो गए, अब यहाँ पर कल को कोई एक नया अवशेष मिल जाता है। हिस्ट्री बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी हम इतने पुराने समय की हमें नए नए मिलते रहते हैं। वैज्ञानिक, ये जो इतिहासकार हैं वो खोज में लगे हैं, और ये जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये जगह जगह खुदाइयाँ करते रहते हैं, या कहीं नई जगह पर कोई नया निर्माण होता है, वहाँ पर कोई अवशेष मिल जाता है, उसकी जांच होती है, तो पुराने समय के कंकाल मिलते हैं या जीवाश्म मिलते हैं। उससे ऐसा मेसोजोइक हो, पैलियोजोइक हो, सेनोजोइक हो, सब में कुछ कुछ नई डिटेल्स आती रहती हैं हर साल। तो हो सकता है कल को सेनोजोइक के शुरुआती साल का कोई जीवाश्म मिल जाए और आप नीचे कोई कमेंट में कहे कि सर ये इसमें बताया गया कि आपने तो कहा था कि टेरोसोर यहाँ पर विलुप्त हो गए और सेनोजोइक काल का एक कोई मिला है जीवाश्म। तो हम निर्भर हैं जीवाश्मों पर, अवशेषों पर। तो उसमें साल दर साल चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कुछ मिस भी हो सकता है कल को कोई ऐसा टेरोसोर का अवशेष मिल जाए जो सेनोजोइक काल का हो, या हो सकता है पिछले कुछ दिनों में मिल भी गया होगा और मैंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं उसमें उसकी डिटेल नहीं आई है। तो ये हो सकता है, आप लगभग मानिए इन चीज़ों में। मैं डेट नहीं कह सकता कि उस साल की फलानी तारीख को ये सारे मर गए थे, ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अपने सेनोजोइक एरा की, नूतन जीवी महाकल्प की। टेरेशरी मैंने आपको बताया। क्वाटरनरी जो पीरियड है, इस क्वाटरनरी पीरियड को हम 2 एपक में बांटते हैं। पहला है आपका प्लीस्टोसीन, PLEI, प्लीस्टोसीन एपक। एपक का मतलब हिंदी में होगा युग। प्लीस्टोसीन युग, हिंदी में इसको लिखते हैं अत्यंत नूतन युग, अत्यंत नूतन युग। और दूसरा है इसमें जो अब हमारा युग चल रहा है, होलोसीन, ओ है ये, होलोसीन एपक। इसको बोलते हैं नूतनतम, हिंदी में नूतनतम युग। ऐसे ही यदि अगर आप बांटना चाहें पैलियोजीन पीरियड और नियोजीन पीरियड को एपक में, तो पैलियोजीन पीरियड को 3 एपक में बांटा गया है। पैलियोजीन पीरियड को 3 एपक में, इसमें पहला है पैलियोसीन, पैलियोसीन एपक। दूसरा है इयोसीन, इयोसीन एपक। और तीसरा है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन एपक। फिर इसके बाद में नियोजीन जो है, नियोजीन पीरियड, इसको भी 2 एपक में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें मायोसीन और सेकंड है पिलोसीन।
प्लियोसीन, प्लियोसीन, ये दो इसमें एपक हैं। तो ये इस तरह से इनको बांटा गया है पैलियोजीन और नियोजीन को एपक में। अब हम बात करते हैं आज के अपना जो युग और काल है उनकी। क्वाटरनरी पीरियड को दो में बांटा गया है, प्लीस्टोसीन एपक और होलोसीन एपक, यानी अत्यंत नूतन युग और नूतनतम युग। इनकी डेट्स की बात करें तो ये जो लगभग आपका माना गया है 18 लाख वर्ष पूर्व से प्लीस्टोसीन एपक इसकी माना गया है 18 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 वर्ष पूर्व तक का समय। ये जो समय है इसको बनाया गया है, माना गया है प्लीस्टोसीन एपक। और 11,700 से अब तक का जो समय है वो है होलोसीन एपक। 11,700 वर्ष पूर्व से अब तक, यानी अब हम चल आ रहे हैं, जी रहे हैं होलोसीन एपक में। अब इन होलोसीन एपक को हम बाकी सबकी तो एजेस में सबको डिवाइड मैंने नहीं किया, लेकिन इसको हम एज में डिवाइड करते हैं क्योंकि अभी हम जिस एज में जी रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो ये आपका होलोसीन एपक है, इसको हम 3 एजेस में बांट सकते हैं। पहला है होलोसीन एपक को 3 एजेस में बांटा जा सकता है। पहला है ग्रीनलैंडियन, 3 एज में बांटा जा सकता है, ग्रीनलैंडियन एज। सेकंड है नॉर्थ ग्रिपियन, नॉर्थ ग्रिपियन एज। और थर्ड है, ये भारत के एक राज्य पर नाम है इसका, मेघालयन, मेघालयन एज। तो अभी चल रही है मेघालयन एज। इन एज की टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 11,700 से 11,700 वर्ष पूर्व से 8,300 वर्ष पूर्व तक। नॉर्थ क्रिपियन है 8,300 वर्ष पूर्व से 4,200 वर्ष पूर्व तक। और मेघालयन एज है ये 4200 वर्ष पूर्व से अब तक। अब यानी मेघालयन एज चल रहा है। ये नाम इसका क्यों पड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ क्रिपियन और मेघालयन एज। ग्रीनलैंडियन और नॉर्थ क्रिपियन है, इसका निर्धारण हुआ है वहां पर जमी बर्फ के आधार पर कि कैसे स्नो है वो बन गई आइस, स्नो टर्न्स इनटू आइस। और वहां पर एक रिकॉर्ड मिलता है, प्रिजर्व करती है, उसमें किस प्रकार से वो चेक करते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे होता है ईच ईयर, वो पता चलता है ग्लेशियर से कि कैसे स्नो है वो बर्फ में बदल गई। स्नो देखिए जैसे बारिश के रूप में बर्फ गिरती है और वो क्रिस्टलीकृत रूप में नहीं होती, यानी क्रिस्टल नहीं बने हुए उसके होते, और वो वाष्प से सीधी स्नो बनती है। और बर्फ होती है जैसे आप फ्रिज में जमाते हैं या कैसे, सीधा क्या है पानी से बनती है ये बर्फ और क्रिस्टल रूप में होती है, तो इसको बर्फ बोलते हैं। तो स्नो आइस में टर्न हुई है, उससे पता चलता है क्लाइमेट चेंज कब हुआ है। तो उसके आधार पर ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ क्रिपियन ये बांटा गया है। मेघालयन है, ये मेघालय अपना स्टेट है भारत का, उसमें एक पहाड़ी के अंदर गुफा है, उस गुफा का नाम है माओमलू। उसको अलग अलग उच्चारण बोल सकते हैं आप, इंग्लिश में इस प्रकार से है माओमलू, हिंदी में इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, कई बार ये है नहीं लगाते लास्ट में, सिर्फ माओमलू लिखा जाता है इसको। अभी ये हाल ही की स्टडी है, पिछले कुछ सालों में ही है, इसके बारे में पता चला है। और इस गुफा में क्या खास बात है कि जो स्टेलेग्माइट होता है, स्टेलेग्माइट, ये गुफा की छत से जो चूना लटकता रहता है या चूना नीचे गिरता है, उसका जो आप कह सकते हैं एक ढेर सा, उसको स्टेलेग्माइट बोलते हैं। तो स्टेलेग्माइट वहाँ से मिला है और उन लटकते हुए चूने से या नीचे चूने के ढेरों से पता लगाया गया है, उससे जलवायु परिवर्तन की जानकारियां मिलती हैं। साथ ही अब भी उससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस वर्ष सूखे की संभावना, ऐसा एक अध्ययन आया था 2018 में आया था शायद, कि किस वर्ष सूखे की संभावना है, किस वर्ष बाढ़ की संभावना है, उस चूने के अध्ययन से पता लगाया जा सकता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन की बात है वो पता चली माओमलू में स्थित उस स्टेलेग्माइट के ढेर से। तो इसलिए इसको मेघालयन, चूंकि ये गुफा मेघालय में है, इसलिए इसको मेघालयन एज नाम दिया गया।
इन एजेस में क्लासिफिकेशन के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? ग्लेशियल आइस, जो ग्लेशियर हैं उनमें जमा बर्फ है उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा समुद्र की जो सतह है उसका अध्ययन किया जाता है। झील हैं उनकी सतहों का जो बॉटम है, पेंदा है, उनका अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा ये जो स्टेलेग्माइट के ढेर मिलते हैं गुफाओं में, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। ग्रीनलैंडियन, नॉर्थग्रिपियन और मेघालयन एज का निर्धारण करने के समय जो ग्रीनलैंडियन एज है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्लिस्टोसिन एपक है, वो मैं कह रहा हूँ कि 11,700 वर्ष पूर्व तक चला। ये 18 लाख से 11,700 वर्ष पूर्व तक चला। यहाँ लास्ट आइस एज आती है, यानी हिम युग था और बर्फ जमी हुई थी पृथ्वी पर, और ये बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी, पृथ्वी का वातावरण गर्म होने लगा, तो यहाँ से विभाजन हो जाता है। उसको हम कहते हैं होलोसीन एपक, 11,700 के बाद में। यहाँ ग्रीनलैंडियन, नॉर्थग्रिपियन और मेघालयन में कैसे बांटा गया है? ग्रीनलैंडियन के दौरान हम देख रहे हैं जैसे बर्फ पिघलने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण गर्म होने लगा। 8,300 वर्ष तक आते आते हमें फिर से एक कूलिंग पीरियड देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बर्फ जम गई सारे, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान है कि थोड़ा थोड़ा एक कूलिंग पीरियड आता है, ठंडा होने लगता है पृथ्वी का तापमान। वहां से निर्धारित होता है नॉर्थग्रिपियन। तो ये समय है 8,300 से 4,200 के बीच का, तो इसलिए इसको कह दिया गया नॉर्थग्रिपियन। इसका क्लासिफिकेशन इसलिए क्या कहा गया है कि क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ है इस दौरान। फिर आता है मेघालयन एज। 4,200 के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक, यानी लगभग 200 वर्षों तक भारी सूखा पूरी दुनिया में पड़ा। यानी आप कहें मिस्र से लेकर और फिर ग्रीस, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ से लेकर और चीन की सभ्यता यांगटीजी नदी के किनारे बसी हुई थी, वहाँ तक सूखे का प्रभाव इन सालों में देखा गया। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या अन्य सभ्यताओं का विनाश कैसे हुआ, तो उसमें एक संभावना जताई जाती है कि बड़े स्तर पर सूखा पड़ा हो, तो वहाँ से लोग पलायन कर गए हों या भूख के कारण मर गए हों। तो यहाँ मेघालयन एज की शुरुआत इस कारण अलग से इसको एज में बांटा गया है कि 4,200 ईस्वी के बाद लंबा समय आता है सूखे का, यानी बारिश बहुत कम होती है दुनिया में, तो वहां से बांटा गया इसको मेघालयन एज को। और इसका पता लगता है जो मामलू में चूना है चट्टान के अंदर गुफा के पे की छत से लटकता हुआ, उससे हमें पता चलता है इसके बारे में। तो इसलिए इनको बांटा गया है ग्रीनलैंडियन, नॉर्थग्रिपियन और मेघालयन में। ये जो होलोसीन है, इसके नेम के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। होलोसीन नेम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, होलो प्लस सीन। होलो का मतलब है, ग्रीक वर्ड है दोनों, ये ग्रीक वर्ड है। होलो का मतलब है होल और सीन का मतलब है न्यू, यानी संपूर्ण नया, एक्सट्रीमली न्यू। तो इसीलिए इसका नाम भी हमने देखा नूतनतम युग हिंदी में रखा गया है। ये सारी बात थी आपकी प्लिस्टोसिन और होलोसीन एपक की। ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं किसके लिए, जैसे पहले में हमने पढ़ा किसी में डायनासोर थी, किसी में मछलियाँ थी, किसी में रेप्टाइल्स थे, यहाँ आ जाते हैं मानव। ये ह्यूमंस का युग आप कह सकते हैं। किस प्रकार उनमें जो उनकी बुद्धि है वो बढ़ती गई, वो नए नए आयाम स्थापित करते गए। किसी प्रकार आग का आविष्कार किया, फिर पहिए का आविष्कार किया, और ऐसे करते करते वो एक स्थान पर रहने लगे, कृषि का आविष्कार करने लगे। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम बात करेंगे स्टोन एज की। ये हम यहाँ से लेकर पृथ्वी की शुरुआत से लेकर और होलोसीन एपक तक आए हैं। तो जब स्टोन एज की बात करेंगे तो प्लिस्टोसिन और होलोसीन एपक की एक बार बात जरूर आएगी। तब ये नहीं होना चाहिए कि प्लिस्टोसिन एपक क्या है उसके बारे में वहाँ पर बताना पड़े। तो इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो स्टोन एज का बनाऊंगा, और फिर एंशिएंट इंडिया की बात शुरू हो जाएगी। इसमें एक भी चीज़ मैं भूल गया था बीच में, पेंजिया बना कब था वो तो मैंने बता दिया था। पेंजिया टूटा कब? पेंजिया टूटा है, पेंजिया बना था पर्मियन के दौरान। पैलियोजोइक एरा में पर्मियन पीरियड के दौरान पेंजिया बना, और मेसोजोइक एरा में ये जो ट्राइएसिक पीरियड है इसके दौरान पेंजिया टूटना शुरू हुआ। तो पेंजिया बनना और टूटना ये इन 2 एरा के बीच की बात है, यानी पैलियोजोइक एरा के लास्ट में बना है और मेसोजोइक एरा के स्टार्ट में टूटना शुरू हुआ है। तो ये बात थी इयोन की, एरा की, पीरियड की, एपक की और एजेस की। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।